सोवियत संघ के विघटन के कारण और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और आप मुझसे वादा कीजिए कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपके 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। और यदि आप इनको एज इट इज़ ये पॉइंट लिख के इनके एक्सप्लेनेशन करके आते हैं तो आपको 100% नंबर मिलेंगे एग्ज़ाम में। चलो स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण यदि हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करें तो नंबर 1 पॉइंट जो आता है हमारे सामने वह यह है कि नागरिकों की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। नागरिकों की राजनीतिक आकांक्षा यह थी कि नागरिक चाहते थे केंद्रीय सत्ता के स्थान पर देश में लोकतंत्र आए, सोवियत संघ में लोकतंत्र आए, क्योंकि नागरिकों को विश्वास और भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, जिसके कारण वो अपने जितने भी विचार थे वो चुटकुले और कार्टून के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। आर्थिक आकांक्षा यह थी कि सोवियत संघ में निजी व्यापार और मुक्त बाजार व्यवस्था इन सबको, भूमि के निजी स्वामित्व इत्यादि सभी को बाधित कर दिया था, जिसके कारण जनता अपने आप को आर्थिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WHO इत्यादि से जोड़कर नहीं देख पा रही थी। वो चाहती थी कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था, वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ जाए। दूसरा पॉइंट है नौकरशाही को शिकंजा, अर्थात सोवियत संघ में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ क्योंकि नौकरशाही का शिकंजा सत्ता पे कसता चला गया। जो आम लोग थे वो अपने आप को नौकरशाही के संग जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और उन्हें ऐसा प्रदर्शित हो रहा था कि वो नौकरशाही जो है वो हमसे उच्च स्तर पे है और हमारी स्थिति उनसे खराब है। तीसरा पॉइंट यदि हम देखें तो संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग सोवियत संघ ने हथियारों के ऊपर किया। अपने जितने भी संसाधन थे उसने उसका प्रयोग हथियारों के ऊपर करा, जिससे क्या हुआ कि उस पर जो आवश्यक जो चीज़ थी, जो संसाधन थे, वो खाद्य उत्पादन व्यवस्था तो कम हो गई कि लोगों के लिए खाने के लिए इतने संसाधन नहीं बचे। उनके व्यवसाय के लिए, रोजगार के, आम दैनिक क्रिया के लिए भी संसाधनों की कमी पड़ने लगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हथियारों में किया जाने लगा। चौथा पॉइंट है प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना, अर्थात टेक्निक। प्रौद्योगिकी का अभिप्राय टेक्निक, टेक्निक और बुनियादी जो ढांचा होता है जैसे कि रेलवे, डैम्स और जितनी भी जो बेसिक जो वो होता है स्ट्रक्चर्स, उनके ऊपर वो पश्चिम देशों के मुकाबले पीछे रह गया था सोवियत संघ। अर्थात पश्चिमी जो सभ्यता, इससे इधर कहने से अभिप्राय, पश्चिम का मुकाबले कहने से अभिप्राय यहाँ पर आ रहा है कि नाटो का सदस्य है, अर्थात पूर्वी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका। यहाँ पर पश्चिमी के मुकाबले का अभिप्राय नाटो के देशों से है। पांचवा पॉइंट यदि हम देखें तो पांचवा पॉइंट यह है कि अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध थी और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, जो पिन से लेकर कार तक का निर्माण अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में करती थी, वो उसमें अब गति नहीं रही। वो बिल्कुल विफल सी हो चुकी थी, बिल्कुल तहस बहस हो चुकी थी, खिंड हो चुकी थी। उपभोक्ता वस्तु की कमी, अर्थात जो उपभोक्ता वस्तु जो कि खाने की वस्तु आपूर्ति होती है, खाद्यान्न जो इसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में, उसकी आपूर्ति कम हो गई थी। लोगों को खाने के लिए अपनी बेसिक चीज़ें जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। छठा पॉइंट जनता के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का जवाबदेह न होना। सरकार जो भी कार्य करती थी, जो भी निर्णय लेती थी, जो भी नीतियाँ बनाती थी, वो जनता उसके प्रति जवाबदेह नहीं थी। जनता के प्रति सरकार 1% भी जवाबदेह नहीं थी। जैसे कि यदि हम किसी लोकतांत्रिक देश का यदि हवाला लें या फिर एग्जाम्पल लेते हैं तो RTI फाइल करके किसी भी सरकारी नीतियों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक अलोकतांत्रिक देश में जहाँ की सरकार केवल एक ही पार्टी की हो, उदाहरण के लिए मसलन चीन या उत्तरी कोरिया, तो उसमें क्या होता है कि जनता, सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती। तो यही कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। सातवां पॉइंट यदि हम देखें तो पार्टी के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जिससे जनता उन्हें अपने से जोड़कर नहीं देख पा रही थी। जो पार्टी के जो लोग थे, नौकरशाही थे, जो नेता थे मेन वो, उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे जनता से, यानी वो काम कर सकते थे जो कि जनता नहीं कर सकती थी। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता हो या छोटे से छोटा गरीब इंसान हो। तो इसमें क्या था, पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार दे रखे थे कि तुम्हें एक्सक्लूसिव राइट है, तुम्हें एक विशेष अधिकार दे रखे हैं, एक्सक्लूसिव राइट कि तुम जो मर्जी कर सकते हो। जो मर्जी इन द सेंस कि जो जनता नहीं कर सकती उनसे हटके, और उनसे फिर जनता अपने आप को जोड़ के नहीं देख पा रही थी कि ऐसे कैसे, मैं भी उसी देश में रहता हूँ और वो भी उसी देश में रहता है, उसे ये अधिकार मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे। आठवां पॉइंट है रूस की प्रमुखता, कि सोवियत संघ कई सारे
गणराज्यों को मिलके बना था, जैसे कि बेलारूस, रूस, लिथुआनिया, अ, और कई सारे इत्यादि, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया तो अलग था, किंतु इतने सारे मतलब राज्यों को मिला के सोवियत संघ बना था। लेकिन रूस की प्रमुखता थी इसमें, हंगरी इत्यादि काफ़ी पूर्वी जर्मनी तक सबको मिला के बना था, लेकिन रूस की प्रमुखता थी कि यहाँ पर जो मेन जो हेड था, पावर का जो फेस था, वो था रूस। तो बाकी जो गणराज्य थे जो सोवियत संघ में शामिल थे, वो अपने आप को दमित और उपेक्षित महसूस करते थे कि हम भी तो सोवियत संघ का हिस्सा हैं, लेकिन जो भी वो होते हैं कार्य है, वो रूस को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। रूस मतलब एक मेन सोर्स था सोवियत संघ की पावर का। नौवां पॉइंट था मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियाँ। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। इनके कार्यकाल में इन्होंने दो नीतियाँ लाई, ग्लासनोस्त्र और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त्र का अर्थ होता है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका होता है पुनर्गठन। ग्लासनोस्त्र के अंतर्गत इन्होंने कई सारे काम करे, जैसे कि अब सोवियत संघ में राजनीतिक पार्टी बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी गई, धर्म उपासना इत्यादि की स्वतंत्रता दे दी गई, जो कि पहले कभी नहीं दी गई थी। पेरेस्ट्रोइका में इन्होंने कहा कि सोवियत संघ में ये पेरेस्ट्रोइका सबसे खतरनाक हुई, जिसके कारण ही सोवियत संघ का विघटन माना जाता है कई विद्वानों द्वारा। इसमें ये माना गया कि पुनर्गठन किया गया। पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्गठन, कि जो सोवियत संघ में जो गणराज्य शामिल थे उनका पुनर्गठन किया गया, कि वो चाहे तो सोवियत संघ में रहें या फिर सोवियत संघ से अलग हो सकते हैं और स्वतंत्र बन सकते हैं। तो यही कहने की घोषणा की देर थी और सबने अब अलग होना शुरू कर दिया और सोवियत संघ का ऐसे कर करके विघटन हो गया। 10वां और प्रमुख कारण था, सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण माना जाता है वो यह माना जाता है कि राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। राष्ट्रवादी भावना होती है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपने दिल से कितना लगाव है, हम उसके लिए जो कर गुजरने की जो हमारे दिल से जो भावना आती है वो होती है राष्ट्रवाद की भावना। और संप्रभुता यानी संप्रभुता एक अर्थात एक ऐसी विचारधारा जो कि ये किसी देश जो कि अपने निर्णय स्वयं लेता हो, ना कि किसी दूसरे देश के कहने पे, उस भावना को कहते हैं, उस नीति को कहते हैं, उस शब्द को यदि हम उच्चारण करें तो उसका अर्थ यही होता है संप्रभुता, कि वह देश जो अपने निर्णय स्वयं आत्मनिर्भर होकर लेता है, किसी अन्य देश के दबाव में नहीं लेता। तो सोवियत संघ जो था वो जितने भी उसमें गणराज्य शामिल थे वो सोवियत संघ के कहने पर अपनी नीतियाँ बनाते थे। तो उन देशों को लगा कि हमें अपनी संप्रभुता चाहिए, हम अपने फैसले खुद लेने हैं। तो सबसे पहले जो सोवियत संघ से जो गणराज्य अलग हुए थे वो थे बाल्टिक गणराज्य, जिनमें तीनों को शामिल किया जाता है, जैसे कि एस्टोनिया, लताविया और लुथियानिया। ये तीन थे बाल्टिक गणराज्य, और यूक्रेन और जॉर्जिया। इन्होंने सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की। अब डिस्कस करते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम, कि जब अंतर्राष्ट्रीय पटल से सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ तबाह हो गया, तो उसके क्या परिणाम निकले विश्व पर। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में आपसी प्रतिद्वंद्विता का वातावरण था। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की भी समाप्ति हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट है दूसरी दुनिया का पतन। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के जितने देश जिन्होंने सोवियत संघ और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर अपना की और तर्ज को ढाल रखा था, अब दूसरी दुनिया का पतन हो चुका था, क्योंकि सोवियत संघ उनका प्रमुख नेता था जिसके विघटन हो चुका था। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय, अर्थात दो महाशक्तियों में से जब एक महाशक्ति सोवियत संघ नहीं रहा, उसका विघटन हो गया, तो उसमें अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति बन के उभरा। चौथा पॉइंट है हथियारों की होड़ की समाप्ति, क्योंकि हथियारों की होड़ मुख्यतः दो महाशक्तियों के बीच में थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का जैसे विघटन हो गया, अमेरिका को अपनी शक्ति को इजाफा करने की ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो पर्याप्त थी बाकी देशों की तुलना में। पाँचवा पॉइंट था विचारधाराओं की लड़ाई समाप्ति, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका में पूंजीवादी वर्सेस साम्यवाद की जो लड़ाई चल रही थी कई दशकों से, उसकी अब समाप्ति हो चुकी थी। छठा पॉइंट है 15 नए देशों का उदय। सोवियत संघ, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी इत्यादि ये सभी गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, जिसमें से जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो गणराज्य भी सोवियत संघ से अलग हो गए। टोटल 15 नए देशों का सोवियत संघ के विघटन के साथ उदय हुआ। वर्ल्ड बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। सोवियत संघ एक ऐसी महाशक्ति थी जो कि साम्यवाद और गरीब देशों के पक्षधर थी। अब जो सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी वो ताकतवर देशों की सलाहकार हो गई, क्योंकि ज़्यादातर जो मुख्यालय थे वो इन ताकतवर देशों के भूभाग के अंतर्गत ही बनाए गए थे। जैसे कि अमेरिका में UN का हेडक्वार्टर भी है,
8वां पॉइंट यदि हम देखें, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। अब अंतर्राष्ट्रीय करार में सोवियत संघ ने जितनी भी संधियाँ की थी, परमाणु इत्यादि जितनी भी मैत्री संधियाँ की थी, अब उसको निभाने की जिम्मेदारी सीधे रूस पे आ चुकी थी। तो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी यानी वारिस बनकर आया सामने। 9वां पॉइंट, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, अर्थात सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद की तरफ पे ढाला गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और वर्ल्ड बैंक ने शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। इसको अपनाया गया। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे शॉक थेरेपी डिटेल में आखिर होता क्या है। 10वां पॉइंट है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन हुआ, जिसमें विभिन्न राष्ट्र, जो 15 नए राष्ट्र थे और विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर अपने आप को एक स्वतंत्रता की घोषणा की और आपसी सहयोग की भावना प्रदर्शित की। 10वां पॉइंट है, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगे तथा पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व आ गया। अब समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगे क्योंकि उसमें इतनी सारी जो कमियां थी, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो अब हर मुल्क ये सोच रहा था कि समाजवादी में अवश्य ही कोई खामियां रही होंगी, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। और पूंजीवादी और उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व, अर्थात जो अमेरिका इतना फल फूल लाता और पश्चिम यूरोप के जितने देश फल फूल लेते हैं, उनसे अंदाज़ा लगाया गया कि जो उदारवाद है वो साम्यवाद की तुलना में अत्यधिक बेहतर है और उससे किसी देश की उन्नति भी संभव है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपको लगता है कि ये अच्छी वीडियो है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली और वीडियोज़ मिलती रहें।